नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। शुद्धता और निष्पक्षता जरूरी। मध्य प्रदेश में जनगणना की तैयारी पूरी। मध्य प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2026-27 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य सरकार डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक और त्रिस्तरीय प्रशिक्षण मॉडल का उपयोग कर रही है। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में 1 मई 2026 से डिजिटल जनगणना शुरू होगी। इस बार यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगी, यानी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा सीधा रियल टाइम में एकत्रित किया जाएगा। अधिकारियों के मोबाइल ऐप से मकानों और परिवारों का डेटा रियल टाइम में इकट्ठा किया जाएगा। जनगणना का काम 3 चरणों में होगा, जिसमें पहले मकानों का सूचीकरण, फिर परिवारों के विवरण आदि चरण होंगे। खास बात यह है कि गलत या भ्रामक जानकारी देने पर जनगणना अधिनियम के तहत दंडनीय कार्रवाई हो सकती है, जिससे जुर्माना या सजा शामिल है। यह राज्य स्तरीय शुरुआत भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा है, जो पहली बार डिजिटल रूप में भारत भर में आयोजित की जा रही है। देश स्तर पर हाउस लिस्टिंग और मकानों की जानकारी के पहले चरण को 1 मई से 30 मई 2026 के बीच रखा गया है, जबकि दूसरे चरण में आबादी की गणना फरवरी 2027 में होने की योजना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भोपाल में आयोजित जनगणना 2027 पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनगणना में चुनौतियां भी कई हैं। शुद्धता और बारीकी के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। हम नीचे तक की जनगणना तक जाएंगे। गांवों में ठीक से गणना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोअर स्टाफ की भी अपनी चुनौतियां होती हैं। क्षेत्र को लेकर अपनी चुनौतियां हैं, इनसे निपटने की तैयार रहे। उन्होंने कहा कि जनगणना में निष्पक्षता जरूरी है, ऐसे में तमाम सावधानियां रखी जानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा क्या कहा, आपको सुनवा दें, फिर उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अभी सीएस ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक रचना है, उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। लेकिन एक और चीज, एक बेचरा गांव भी है, जो बेचरा गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना एक कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचरा गांव पुनः आबाद भी करे जा सकते हैं, या उनके संबंध में विकास के लिए भविष्य में रोड मैप जब बनाने जाएंगे तो एक चुनौती उसकी भी आने वाली है। वैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे। हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है, प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। हमारी जो पद्धति है उस पद्धति के अंदर जाकर के देखने के लिए जो हमारा लोअर स्टाफ है, उस लोअर स्टाफ के अंदर की भी कई चुनौतियां हैं। वो क्षेत्र की चुनौती, चंबल की चुनौती अलग प्रकार की है, विंध्य और बाकी जगह की अलग प्रकार की, तो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस चेक जरूर करते रहना। एक चुनौती ये आएगी हमारे बीच में से, राजनीतिक दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस जनगणना का कई अर्थ निकलेंगे। उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी, जो शासन के पीछे का भाव है कि आखिरकार हम निचोड़ निकालें, तो निचोड़ में कोई हमारे लिए कोई दूसरा कारण नहीं बने। हमारी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता में हमारी निष्पक्षता भी सबसे पहले रहना चाहिए। जनगणना से किसी व्यक्ति का कोई निजी स्वत्व कभी नहीं मिलता या किसी व्यक्ति का निजी स्वत्व नहीं हटता। यदि आपके पास नाना प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, उससे आपको तुरंत कोई स्वत्व या लाभ नहीं मिलेगा। तो जनगणना में झूठी जानकारी देने से आप ना कोई लाभ पा सकते हो, ना सही जानकारी देने से आपसे कोई लाभ छीना जा सकता है। ये बहुत ही बुनियादी जानकारी हमें समझना चाहिए। यदि मेरे पास घर में गाड़ी है और फिर भी मैं राशन लेता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने जनगणना में मेरी गाड़ी का आंकलन उस पर आ गया तो मेरा राशन छिन जाएगा। समझिए इस बात को कि जनगणना में किसी भी प्रकार से
व्यक्ति विशेष जानकारी किसी से साझा नहीं की जाती, ये जनगणना के कानून में, संविधान में ही लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को बार बार दोहराना चाहता हूँ कि जनगणना में झूठी जानकारी देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी निजी जानकारी किसी के साथ सरकारी एजेंसीज द्वारा भी उपयोग नहीं की जा सकती आपके किसी स्वत्व को देने में या लेने में। इसका आंकलन पूरे देश भर के प्लानिंग के लिए किया जाता है कि हमें किस तरह से कौन सी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किस दिशा में करना है। तो जनगणना की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और 1 मई से जनगणना शुरू हो जाएगी। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। वही कुछ देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत योगेश गुप्ता जी से करूंगा। योगेश जी, समाज कल्याण की दिशा में ये जनगणना कितनी अहम साबित होगी? देखिए अभिजीत जी, बहुप्रतीक्षित ये जनगणना है 2011 के बाद। अब हमारे भारत की जनगणना होने वाली है। अकॉर्डिंग टू 2011 हम 125 करोड़ थे, अभी लगभग 140 प्लस करोड़ के आसपास हैं। तो निश्चित रूप से ये जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन चूंकि 19-20 में कोविड के कारण वो टलती गई और अब जाकर उसका समय आया है। तो निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है और हम सब देशवासियों और प्रदेशवासियों की काउंटिंग होना चाहिए। जब हर 10 साल में उसका प्रावधान है, थोड़ा सा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जनगणना के माध्यम से सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जो योजना है उनका एक बेहतर प्रबंधन हो सकता है, क्षेत्रीय आधार पर, प्रदेश के आधार पर, देश के आधार पर, कि किस क्षेत्र में किस आबादी के हिसाब से किन योजनाओं को लागू करना न्यायोचित होगा। ये सभी चीजें उसमें आ जाती हैं। और जैसा कि माननीय जनगणना अधिकारी द्वारा भी वक्तव्य में दिया गया है कि ये एकदम से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, इसकी जानकारी किसी के साथ ना साझा की जाएगी, ना ही इस जनगणना के बारे में सच्चाई बताने से किसी का कोई नुकसान है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया कि पूरी पारदर्शिता के साथ और सबको संतुष्ट करते हुए, विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए एक आप स्वच्छता के अनुरूप इस जनगणना के कार्य को अंजाम देंगे, ऐसी आशा उन्होंने व्यक्त की। ठीक है हिमानी जी, देखिए ये जनगणना का पहला चरण है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे, तमाम चरणों में जनगणना होगी और आने वाले समय में जातिगत जनगणना भी होनी है। लेकिन इस चरण में जो जनगणना होगी उसका जो डेटा है वो सरकार के पास संरक्षित रखा जाएगा, यानी कि चुनाव आयोग या तमाम जो दूसरे जनगणना कराने वाली जो कंपनियां हैं उनके पास ये रहेगा। लेकिन सरकार को पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है, कौन सी जो आबादी है वो किस प्रकार से रह रही है, क्या उनका परिवेश है, कितना उनका विकास हुआ है, कहां पर किन योजनाओं की जरूरत है। तो क्या आने वाले चुनाव में जो सरकार है वो इसका लाभ उठाएगी? क्योंकि कांग्रेस को तो पता नहीं होगा, विपक्ष के दूसरे दलों को तो पता नहीं होगा। बिल्कुल, ये सरकार जो है ये नॉन ट्रांसपेरेंसी के लिए ही जानी जाती है। किसी भी ऐसे विषय में जो देश के लिए या उसके लिए किसी भी तरीके से रिस्की हो सकता है, उन चीजों में ट्रांसपेरेंसी बरतना इस सरकार का काम ही नहीं है। 2011 में कांग्रेस सरकार के समय में लास्ट टाइम जनगणना हुई थी। जनगणना का मकसद ये होता है हर 10 साल में करवाने का, मतलब कि कौन सा वर्ग जो है, किस क्षेत्र में किस आय वर्ग के लोग रहते हैं, किस उम्र के लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर युवा ज्यादा है तो रोजगार के लिए वहां पर ऐसी चीजें उपलब्ध कराई जा सके ताकि माइग्रेशन रोका जा सके। किस निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग में भी कई कैटेगरीज होती हैं। सब कुछ ये जनगणना के माध्यम से डिसाइड होता है और किसी भी देश की विकास की नीति जनगणना के माध्यम से ही बनाई जाती है। हम कम से कम 6-7 साल लेट हो चुके हैं, तो 6-7 साल तो हम पिछड़े हुए हैं, उसके बाद और पिछड़ने की तैयारी की जा रही है। मतलब आप ये मानिए 26-27 में जब पूरी होगी तो 3 साल बाद लगभग 20 साल का समय, 17 साल लेट हो चुके होंगे। उसके बाद भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाएगी कि आपको ये बताया जाए कि आपके यहाँ पर ये चीजों की जरूरत उपलब्ध होनी चाहिए और हम आपको ये देने के लिए हैं। सिर्फ डाटा अपने लिए इकट्ठा कर लेंगे। सरकारी तंत्र और सरकारी पैसे का, हमारे टैक्स के पैसे का उपयोग सिर्फ अपने डाटा इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा और भविष्य में डिसाइड किया जाएगा उसको कब तक सार्वजनिक किया जाए और अपने चुनाव में जीतने के लिए या अपने हिसाब से चीजें करने के लिए उस डाटा का उपयोग किया जाएगा। मतलब ये अगर जनगणना के अगर शॉर्ट शब्द में देखें तो ये होती है देश के लिए विकास की नीति बनाने के लिए, पर अभी जो जनगणना कराई जा रही है वो सिर्फ एक पार्टी विशेष की विकास की नीति बनाने के लिए की जा रही है। ठीक है
योगेश गुप्ता जी, देखिए जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा है कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, उसके लिए जनगणना काफी अहम होती है। तो इस दिशा में अगर हम देखेंगे तो तमाम कई ऐसी जातियां हैं जो कहती हैं कि उनको अभी तक आरक्षण का वो लाभ नहीं मिल पाया है जो उनको मिलना चाहिए था, उन तक वो तमाम योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन जब इस आधार पर, जनगणना के आधार पर जब ये पूरा सर्वेक्षण होगा, तो क्या इस आधार पर आरक्षण बढ़ाए या घटाए जाने की भी उम्मीद है? देखिए अभिजीत जी, आरक्षण को लेकर पहले ही संविधान के अनुरूप कई ऐसी चीजें हैं जो सार्वजनिक रूप से आपके, हमारे और कांग्रेस पार्टी के समक्ष हैं। तो उस विषय को इस विषय में लाना मैं अनिवार्य इसलिए नहीं समझता हूँ कि ओबीसी आरक्षण का मामला ऑलरेडी माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा है और मैं समझता हूँ हफ्ते 2 हफ्ते में उसका भी निर्णय आ जाएगा और उसको, निर्णय को फॉलो करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक बात। दूसरी बात, जनगणना की जानकारी कब तक साझा की जाएगी? तो ये अभी जो डेटाबेस कलेक्शन हो रहा है और उसके बाद अभी कुछ राज्यों में अगस्त 2026 से ही इसकी, ये मैं समझता हूँ पूर्वोत्तर राज्यों में सभी तरह की जनगणना शुरू हो जाएगी। अपने यहाँ जो मध्य और उत्तर भारत है वहाँ जरूर 2027 जनवरी से शुरू होने का प्रावधान है। तो वो भी 5-6 महीने के अंदर जब ये डेटाबेस जानकारी स्टेप टू स्टेप होगी तो मैं नहीं समझता कि ज्यादा उसमें समय लगना है। और बिफोर इलेक्शन ये सारे आंकड़े हमारे, आपके, सम्मानित मीडिया के और कांग्रेस पार्टी के समक्ष, तो निराधार आरोप लगाना उचित नहीं है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि 55-60 सालों में जितनी जनगणनाएं हुई उसके आधार कांग्रेस की किन किन योजनाओं ने मुहूर्त रूप लिया या आधारभूत संरचनाएं विकसित करी और पंचवर्षीय योजनाओं का नारा लगातार 55-60 सालों तक देने वाली कांग्रेस, जो गरीबी हटाओ, तो गरीबी तो नहीं हटा पाई, अब अमीरों को हटाने का नारा इनके युवराज राहुल गांधी जरूर देते हुए नजर आते। तो मतलब भारत अगर फलता फूलता है, भारत का हर नागरिक, हर देशवासी, हर मतदाता अगर तरक्की की राह पर है तो कांग्रेस पार्टी को उससे दिक्कत है, राहुल गांधी को उससे ऐतराज है। और जो हमारे माननीय उद्योगपतियों के ऊपर निशाना साधती है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के माध्यम से, निश्चित रूप से वो हमारे देश को गौरवान्वित करने वाले उद्योगपति हैं। उद्योगपतियों का ऐसा नहीं कि मोदी सरकार में ही ठीक है यूज योगेश हो रहा है, जी, उसका यूज डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में भी हुआ है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी हुआ है। तो ठीक है योगेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी जुड़ गए। मयंक जी, आपका बहुत स्वागत है। देखिए, जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है, तारीख का भी ऐलान हो गया है कि कब से जनगणना होनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब जनगणना होती है तो तमाम सारी चुनौतियां भी आती हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में है या फिर लोग अपना डेटा छुपाते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये अपना डेटा इसलिए नहीं बताते क्योंकि तमाम वो ऐसी योजनाओं का लाभ लेते हैं जो गरीब वर्ग के लिए होती है, लेकिन उसमें से कई लोग फिर भी लाभ ले लेते हैं। तो इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? हालांकि अभी जब हमने एक बाइट सुनवाई है तो उसमें जनगणना अधिकारी का ये साफ तौर पर कहना है कि इस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये चुनौतियां तो रहती है। मयंक जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहा हूँ। आ रही है। जी, नमस्कार सभी को। देखिए, जो भी जनगणना की डेट आई है, जो भी काम हो रहा है, वास्तव में सरकार का ये अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए कि उसके राज्य में कितने लोग रहते हैं, उनकी स्थिति क्या है, कितने लोग आर्थिक रूप से सबल हैं, महिलाओं की स्थिति क्या है, पुरुषों की स्थिति क्या है, बच्चे कितने हैं, एक परिवार में कितने लोग हैं, एसटी एससी हो, सामान्य वर्ग हो, तो उनकी संख्या कितनी है, और अगर तीसरा जेंडर है तो तीसरे जेंडर की जनसंख्या भी कितनी है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी लोक कल्याणकारी राज्य अपने राज्य में जितनी भी योजनाएं लाता है, जितनी योजनाएं बनाता है, वो केवल और केवल किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाता है, वो सबकी सोच के, सबके कल्याण का भाव रख के सबके लिए बनाता है। और वास्तव में वही राज्य सफल राज्य होता है जिसके यहाँ हर वर्ग की बराबर से चिंता की जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। तो देखिए, सत्ता पक्ष कहेगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो विपक्ष है वो कहेगा कि सत्ता पक्ष में कुछ भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो इन दोनों का जो है अपना जो भी वाद विवाद है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
किंतु महत्वपूर्ण ये है कि क्या वास्तव में जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार राज्य के कल्याण के लिए जितना उसको काम करना चाहिए वो काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही। और इसलिए बार बार ये बात जरूर आती है कि हमेशा जो विपक्ष होता है उसको शक्तिशाली होना चाहिए, उसको ताकतवर होना चाहिए। तो अगर अपन मध्य प्रदेश में देखें तो फिलहाल जो है विपक्ष जो है हमारे यहाँ का वो कमजोर है। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ की जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार वो अलग अलग चरणों में बहुत सारे नवाचार कर रही है। अभी जो मोहन सरकार है, मोहन जी जब मुख्यमंत्री बने और उनसे जो अपेक्षा थी कि भाई आप अलग अलग सेक्टर में काम कीजिए और उसको देखिए, तो अच्छी बात यह है मध्य प्रदेश के लिए, ये डाटा भी है, आप देख सकते हैं कि भारत में आप टूरिज्म में देख लीजिए तो आप टूरिज्म में टॉप 3 राज्यों में एक राज्य है आज के समय में। आप जो आंकड़े उठाएंगे आपके यहाँ जो सड़क निर्माण का है तो आप सड़क निर्माण में टॉप 10 में सबसे ऊपर के 5 राज्यों में सबसे बड़े राज्यों में आप सबसे आगे अपने को देख पाएंगे। तो आप नंबर्स अगर देखेंगे जो काम हो रहा है, यदि आप आर्थिक मामले में देखें, रोजगार के मामले में देखें, तो देखिए मैं पहले भी कहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि केरल जो है उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। केरल केरल राज्य जो है भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि केरल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है। तो अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें, बड़े राज्यों में, मध्यम श्रेणी के राज्यों में, टॉप राज्यों में अगर बात करें जिसकी की आबादी 10 करोड़ के और 10 करोड़ से प्लस है ना, तो उस राज्य में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी है बड़े राज्यों में। तो ये निश्चित तौर पे लोक कल्याणकारी राज्य। हमको क्या चाहिए? हमको एक अच्छी सड़क चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको है ना रोजगार चाहिए। अगर हमारे राज्य तो में क्या ये कह रोजगार सकते है, हैं कि आने वाले दिनों में बिजली है, और ज्यादा सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे? देखिए इसमें हाँ सुधारात्मक जनगणना के आधार पर एक तो ये पता चल जाएगा कि किसकी संख्या कितनी है, कौन क्या कहते हैं कितनी संख्या में जनसंख्या में हमारे यहाँ है, सामान्य वर्ग कितना है, एसटी एससी कितना है, ये भी सब आकलन सामने आ जाएगा। दूसरा ये भी जनगणना जब होगी तो जब वो आते हैं तो वो पूछते भी हैं, पता भी करते हैं कि आप कहाँ रहते हो, किस स्थिति में रहते हो, किराए से रहते हो, आपका अपना बना हुआ मकान है कि आप ना कैसी स्थिति झोपड़पट्टी में रहते हो, कहाँ रहते हो। फिर ये भी पता चल जाता है कि आपके यहाँ क्या क्या है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आपके यहाँ टीवी है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है, तो आप ये भी देखते हैं। तो वस्तुतः इससे आपका आर्थिक आकलन भी होता है कि आपके पास संसाधन है कि नहीं है, आप कितनी गरीबी में रह रहे हैं, कितने आपके पास सरकार की योजना आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, बीच में कोई गैप तो नहीं है, आंगनवाड़ी जो है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, शिक्षा का स्तर क्या है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और जो यहाँ का अल्पसंख्यक अगर देखें तो 6.5% जो है मध्य प्रदेश में जो है आपका अल्पसंख्यक वर्ग है, मुसलमानों की संख्या, इस्लाम को मानने वालों की संख्या ही है। तो उनकी स्थिति क्या है, जैन समुदाय है उनकी स्थिति क्या है, बौद्ध समुदाय है यहाँ पर उनकी स्थिति क्या है, तो ये भी एक आकलन में आ जाएगा, है बिल्कुल। ना। तो इस तरीके से आप इसको बृहद रूप से देखिए। और जो मैडम जी बोल रही थी, मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, वो किसी पार्टी से हैं या स्वतंत्र हैं, मैं नाम देख पा रहा हूँ। हिमानी सिंह जी हैं कांग्रेस इसमें। प्रवक्ता है हिमानी सिंह जी। अच्छा हिमानी जी, जी हिमानी जी मुझे आप क्षमा करेंगे, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, आपका नजरिया पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन कोई भी सरकार अगर जनगणना कर रही है तो अगर ये आप आरोप लगाएंगे कि ये जनगणना अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि कांग्रेस ने जितनी जनगणना अपने कार्यकाल में की वो केवल और केवल कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए। ठीक है, ठीक सर है। अब मैं बोलूं, हिमानी जी क्या कहेंगे? मैंने मयंक जी को सुना, मेरे ख्याल में मेरे बोलने के बाद योगेश जी भी बोले थे, अगर निष्पक्षता से अपनी बात रखना चाहते तो ये भी करना चाहिए था कि योगेश जी ने बोला कि वो बता दें कि उन्होंने अभी तक 50-60 सालों में जो जनगणनाएं कराई कौन सी मूलभूत सुविधाएं दे दी या वो दे दी। तो उनको ये बोलना चाहिए था कि इस भारतवर्ष में आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जो आप यहाँ बैठकर डिबेट कर रहे हैं, उसके लिए जो आपने शिक्षा ग्रहण की है, जो आप अभी तक स्वस्थ हैं, जिस हॉस्पिटल में आप गए हैं, जिस सड़क पर चलकर आप आए हैं, या जो आपके घर में आपने जो घर बनवाया हुआ है, जिस उम्र के हम लोग हैं, पहली जनगणना हो रही है इनकी सरकार के समय में, इससे पहले वाली जनगणनाओं से जो कुछ भी आपके पास है वो उन जनगणनाओं के आधार पर मिला है। अगर मैं उस सबको गिनाने लगूंगी
तो अभी 10 मिनट का समय बचा है, वो भी कम पड़ लेकिन जाएगा। हिमानी जी, फिर इसलिए सवाल मैं तो ये दोनों कहना बनते हैं ना, चाहती जो हूँ, बात फिर मयंक तो जी ने उनको कही है, भी खोज उस करना बात चाहिए पर भी था। तो ध्यान देना बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बोल रही हूँ, आपने बोला कि अभी ये सब चीजें सीक्रेट रखी जाएंगी। आप ये कह रहे हैं कि आधुनिक और शुद्धता और निष्पक्षता से होगी। कैसे पता चलेगा कि शुद्धता और निष्पक्षता से हो रही है? केवल बहुत सीमित ज्ञान के साथ अगर हम यहाँ डिबेट में बैठेंगे तो हमारी बातें ठीक तरीके से नहीं। योगेश जी ने कह हिमांशु दिया जी, कि आरक्षण दिया जाएगा, सिर्फ आरक्षण हिमांशु आ नहीं रहा जी, हूँ दिया योगेश जाता जी, मैं आ रहा है हूँ आपके जनगणना पास। के। सर प्लीज प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बोलने दीजिए मुझे। सिर्फ आरक्षण नहीं दिया जाता है, ये भी देखा जाता है कि इस एरिया में इतनी उम्र के इतने बच्चे रहते हैं और सरकारी स्कूल या जो स्कूल्स हैं उनकी संख्या इतनी है, तो इस क्षेत्र में स्कूल बढ़ाए जाने चाहिए या पर्याप्त है? अगर इस क्षेत्र में इस उम्र के लोग हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, तो इस क्षेत्र में रोजगार के किस तरह के अवसर, किस तरह की आर्थिक स्थिति के लोग हैं, किस तरह के उपलब्ध करवाए जाएंगे उनको, कि जिससे उनका माइग्रेशन ना हो। छोटी छोटी अगर जनसंख्या बढ़ गई है और स्वास्थ्य की सुविधाएं जो डिस्पेंसरी वगैरह सरकारी हुआ करती थी वो अगर कम है ठीक है, तो उनको बढ़ाने का ठीक या है। फिर क्षेत्र के हिसाब से उनको करने का वो किया जाता है। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रखेंगे तो आप उस डाटा को कहाँ ठीक है, यूज जवाब ले करने लेते हैं, वाले हैं, जवाब किस जवाब तरह जवाब ले से यूज लेते हैं। करने वाले हैं, ठीक है, ये सब हमें कैसे ठीक है, मिलेगा? ठीक है योगेश जी। उससे कम मेरी उम्मीद होती है कि अगर उन्हें मेरा राजनीतिक नजरिया नजर आ रहा है तो उनको उनके राजनीतिक नजरिए पे भी टोकना चाहिए कि आप ये नहीं कह सकते कि 2014 से पहले कोई काम यहाँ हुआ ही नहीं था। ठीक बस है, एक पहले जनगणना तो ही हुई योगेश थी जी जवाब देंगे 2011 में, आपके सवाल जो का। आप पहली बार योगेश जी करवा जल्दी से पाए। जवाब दीजिएगा। देखिए ऐसा है कि अभी तो ये शुरुआत है ना। और कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का कमोबेश हमला इन्होंने एसआईआर पे मचाया। हुई ना एसआईआर, जितने दावे आपत्ति आए उनका निराकरण हुआ ना। तो चुनौतियों से लड़ने की जो ट्रेनिंग हमारे अधिकारियों को मिलती है, निश्चित रूप से वो पारंगत होते हैं और सभी समस्याओं का समाधान और उनका निराकरण करते हुए अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। जैसा एसआईआर में हुआ निश्चित रूप से वैसा ही जनगणना में होगा। डिजिटल जनगणना अभी हाउस काउंट की जाएंगे, फिर कास्ट काउंट की जाएगी, उसके बाद आपकी भाषा शैली भी काउंट होगी कि कितने भाषा के आधार पर कितने लोग कहाँ किस क्षेत्र में निवास हैं, जैसा कि कांग्रेस के युवराज हमेशा से मांग करते आए। ठीक है, समय बहुत कम है, ठीक है, छोटे छोटे कमेंट। ठीक है, ठीक है जी, जल्दी बात पूरी कीजिए। सोचना चाहिए कि एक तो आप डिमांड करते हो कि जातिगत जनगणना कराओ, अब जब कराने जाते हैं मतलब क्वेश्चन भी करते हो, जब उसका समाधान सरकार करती है ठीक है, तो उस पर आपत्ति ठीक भी है, ठीक करते हो। है, ठीक है योगेश जी। हेमानी जी जल्दी से बात पूरी कीजिएगा अपनी। चाहिए ठीक है कि हेमानी जी। जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी मैं चाहिए, बिल्कुल और नहीं होनी चाहिए तो फिर युवराज बीजेपी ने के क्यों प्रवक्ता डिमांड करी? और माननीय तो निश्चित रूप राजनीतिक से इन लोगों विश्लेषक का जी को भी ये कंफ्यूजन बताना चाहती हूँ चरम पर है। कि मजबूत विपक्ष की यही पहचान है कि उन्होंने एसआईआर के बारे में जो जो भी शिकायतें की उन सबको पूरा करने के लिए, उन सबको दूर करने के लिए सत्ता पक्ष को मजबूर होना पड़ा। जनता को, बीएलओ को जितनी परेशानी आई वो विपक्ष ने उजागर की, और इसी तरह जनगणना में भी जो कमियां रहेंगी विपक्ष पूरी मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाएगा। और ठीक है, बिल्कुल इस ठीक है, चीज से मैं ठीक है बिल्कुल हेमानी जी। योगेश जी आपकी सहमत डॉक्टर हूं कि मयंक, आप ये डॉक्टर मयंक करें, देखिए जब हम आपके कर ऊपर। रहे हैं पर आप उसे ठीक है, सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा उसका? ठीक है डॉक्टर मयंक, एक आखिरी सार्वजनिक टिप्पणी होगा आपको ना, लेकर भी अभी कहा तो गया है शुरुआत ही कि नहीं हुई। अगर आपने। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। ठीक है योगेश जी, मैं आ रहा हूं। स्टार्टिंग तो सार्वजनिक कर दें, ठीक है, काउंट तो हो जाने दीजिए, बिल्कुल सार्वजनिक होगा। ठीक है योगेश जी। मयंक जी देखिए, कहा गया है कि अगर आपने योगेश जी का पॉइंट देखा है तो आपको फिर कांग्रेस वाला पॉइंट भी देखना चाहिए था। मयंक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मैं सुन पा रहा हूँ सर, मैं दोनों की बातें सुनी मैंने। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा विपक्ष वो नहीं होता जो कि केवल आलोचना करे। अच्छा विपक्ष वो भी होता है जो कि सपोर्ट करे, यानी अगर सरकार कुछ लेकर आ रही है तो सरकार को बताए। ऐसा नहीं कि उनके पहले कुछ था ही नहीं। तो मैं यही हेमांत जी देखिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। आप देखिए, जब आप बात कर रही थी आपके बीच में कोई नहीं बोला। अभी मयंक जी को बात पूरी करने दीजिए। देखिए ये विवाद का विषय नहीं है। अगर आप जनगणना पे आरोप लगाएंगे तो फिर तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस ने जितनी जनगणना अपने समय में कराई वो केवल और केवल कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए कराई। चलिए ठीक है, समय हो गया। ठीक है, समय मुझे इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश जी आपका बहुत शुक्रिया, हेमांत जी आपका बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जनगणना की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तारीख का ऐलान हो गया, 1 मई से जनगणना शुरू कर दी जाएगी। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपसी खींचतान मच गया है। डेटा को लेकर बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जो डेटा सत्ता के पक्ष में आया, यानी कि सरकार के सामने आएगा, उसका सरकार अपने हिसाब से उपयोग करेगी और चुनावों में वो
राजनीतिक लाभ उसको मिलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।